नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं कक्षा 10 के गणित विषय में आप लोगों को बोर्ड में आए हुए 6 नंबर वाले क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आज की ये जो मेरी वीडियो होगी इसमें गणित के जितने भी क्वेश्चन 6 नंबर में आए हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का जो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमाप का योगफल जो है 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। आपको दो वर्ग दिए गए हैं, दो स्क्वायर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आज का ये मेरा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो वर्ग हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं। ये मान लीजिए आपके दो वर्ग हो गए, इसकी भुजा ए मान लिया गया है और इसकी भुजा जो है बी मान लिया गया है। तो आपसे कह रहे हैं कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो है वो 157 मीटर स्क्वायर है। 157 मीटर स्क्वायर है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो प्रश्न के अनुसार मैं चलता हूं। प्रश्नानुसार वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल जो है, वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 157 मीटर का स्क्वायर। 157 मीटर स्क्वायर। तो जो पहला वर्ग हो जाएगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जो दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी का स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है 157। या इसी को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 157। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और आगे आपसे कह रहा है आगे कह रहा है कि इसका परिमाप, इनके परिमाप का योगफल। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाएं, जैसे यहां से आप चलना स्टार्ट करें, ये चारों भुजाएं पे आप चल लेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा? परिमाप। परिमाप जो होता है किसी भी आकृति के पूरी भुजाओं पे अगर आप चलते हैं तो वही उसका क्या होता है? परिमाप। तो इसका परिमाप जो है ए 4a हो जाएगा, इसका परिमाप बी 4b हो जाएगा। तो इनका परिमाप दिया गया है, परिमाप का योगफल दिया गया है, परिमाप का योगफल दिया गया है 68 मीटर। 68 मीटर परिमाप का जो योगफल है वो दिया गया है 68 मीटर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a और इसका परिमाप हो जाएगा 4b। 4a प्लस 4b बराबर 68। 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा a प्लस b बराबर 68, या 4 से 4 से इसको कैंसिल कर दो तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 4 एक कम 4, 2 गया 28 हुआ, 4 सत्ते 28। इसका मतलब आपका जो दोनों वर्गों की भुजाएं आई हैं, साइड आई हैं, उन दोनों का योगफल जो है 17 आया। कितना आया? 17 आया। तो यहाँ से पहले एक भुजा आप निकाल लीजिए, चाहे ए को चाहे बी को। मैं ए को ही निकाल ले रहा हूँ तो ए बराबर हो जाएगा 17 माइनस बी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। ए का मान जो है आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर ए का मान जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है आपका ए का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है 17 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आगे कितना है? बी का स्क्वायर बराबर में कितना है? 157। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए मतलब 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 17 में 2 का गुणा हो जाएगा, 17 दूनी 34 बी प्लस आगे दिया है बी स्क्वायर बराबर में दिया है 157। अब बी स्क्वायर आप जोड़ लीजिए तो ये आपको हो जाएगा 2b का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 2b, माइनस में दिया है 34b और प्लस जो है 289 है, और ये जो 157 है उसको पक्षांतर कर दीजिए तो इस साइड आएगा तो माइनस 157 बराबर 0। अब
इसको लिख लीजिए 2b² माइनस 34b प्लस 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 132 बराबर 2 से भाग दे दीजिए। 2 से आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस 17b और प्लस 2 छंग 12 और आगे हो जाएगा, इधर 1 जाएगा तो 2 छंग 12 बराबर 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये द्विघात समीकरण भी बन रहा है, या आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ऐसी दो संख्याएं आप सोचिए, ऐसी दो संख्याएं सोचिए कि दोनों का गुणा कर दें तो 66 आए और उन संख्याओं को जोड़ दें तो 17 आए। गुणा करें तो 66 आए और उनको जोड़ दिया जाए तो 17 आए, तो वो संख्या है 11 और 6। 11 और 6, 11 का 6 में गुणा करेंगे तो 66 आएगा और 11 में 6 जोड़ देंगे तो 17 आएगा। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आगे आपको हो जाएगा b² माइनस 11b माइनस 6b प्लस 66 बराबर 0। इन दोनों में b कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा b माइनस 11, इन दोनों में 6 कॉमन ले लो तो ये आपको हो जाएगा b माइनस 11 बराबर 0। तो दोनों से b माइनस 11 कॉमन ले लीजिए और आ जाएगा b माइनस 6 बराबर 0। जब b को आप सॉल्व करेंगे तो b बराबर 11 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर 6 आएगा। तो b का आपका 2 मान आया, एक आया 11, 6। अब ये b का मान अगर आप इक्वेशन नंबर a पे रखेंगे, b का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर, जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, अगर मान लीजिए आप b बराबर 11 रखे हो तो a बराबर कितना आ जाएगा 17 माइनस 11 या a बराबर आया 6। मतलब आप b अगर 11 रखते हो, 11 रखने पे आपका a कितना होगा 6 होगा, b 11 रखने पे a 6 होगा, और अगर b आप 6 रखते हो तब आपका क्या हो जाएगा a बराबर 17 माइनस 6 आप रखेंगे तो a बराबर 11। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप b का वैल्यू 11 रखेंगे तब a 6 आएगा, और अगर आप b की वैल्यू 6 रखेंगे तो a 11 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी मान किसी को मान सकते हैं। जैसे a के भी 2 मान आ रहे हैं 6 और 11, और b के भी 2 मान आ रहे हैं 11 और 6, अर्थात यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे कि एक जो है आपका 11 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये भी जो है 6 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये 2024 के बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। आइए अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो रहेगा वो आपका एपी से है, समांतर श्रेणी से है, समांतर श्रेणी से है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है तथा इसके 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपसे श्रेणी का प्रथम पद, सर्वांतर और प्रथम पद पूछा है, किसका? समांतर श्रेणी का। तो आप लिख लीजिए माना प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद मान लीजिए a है आपका, और जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो कितना है d है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार, प्रश्न में आपसे क्या कहा गया? प्रश्न में से आपसे कहा गया कि 8 पदों का योगफल 64 है, 8 पदों का योगफल जो है 64 है। इसका मतलब ये हुआ कि योगफल का फार्मूला होता है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योगफल का फार्मूला होता है। एक दूसरा और फार्मूला होता है यस n इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। वो कब लगता है? जब अंतिम पद दिया हो। अब 8 पदों का योगफल आपका 64 है, तो यस n की वैल्यू 64 दी गई है, पद की वैल्यू 8 दी गई है, 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू 8 में से 1 घटाएंगे तो 7d।
अब आप चाहो तो 2 से 8 को काट लो 4 आएगा, 4 से 64 को काट लो तो 16 आ जाएगा। तो 16 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 7d, या इसी को लिख सकते हो 2a प्लस 7d बराबर 16। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आगे भी आपसे कह रहा है, ये 8 पदों का योगफल था। आगे आपसे कह रहा है कि इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। 17 पदों का योगफल 289 है। कितने पदों का योगफल? 17। ये 8 पदों का योगफल था, आपसे कहा 17 पदों का योगफल 289 है। तो फार्मूला यही काम करेगा। तो योगफल 289 दिया है, तो यहाँ पास हम लिख लिए 289 बराबर पद कितने दिए हैं? 17। तो 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान दिया है 17, 17 में से 1 घटा दीजिए तो 16d। 17 से 289 17 बार में कट गया, 2 का गुणा 17 में करेंगे 34 आ जाएगा। तो 34 बराबर 2a प्लस 16d, या इसी को आप लिख सकते हो 2a प्लस 16d बराबर 34। समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिया है 2a प्लस 16d बराबर 34, ये दिया है 2a धन 7d बराबर 16। तो इस इक्वेशन से इसको घटा दीजिए। क्यों घटा दीजिए? क्योंकि दोनों का जो a है उसका गुणांक सेम है। a यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, तो इसको आप घटा दीजिए। 2 माइनस फर्स्ट, तो 2 माइनस फर्स्ट मतलब इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। 16d से 7d अगर आप घटाएंगे तो 9d आएगा, बराबर में 34 में से 16 घटा दीजिए 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा, और 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा। तो 9 से 18 को काट दीजिए तो d बराबर 2 आया। इसका मतलब जो आपका सारवंतर आया है वो कितना आया है? 2 आया है। अब d का मान चाहिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही आप d का मान रखेंगे तो आपका जो है a का मान आ जाएगा। समीकरण 1 है आपका 2a प्लस 7d बराबर 16। तो 2a प्लस 7d, तो 7 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 16। तो ये हो गया आपका 2a प्लस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 16। 14 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 14, या 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दो तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो आपके आंसर आया। आपको पूछा क्या गया था? प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद a बराबर 2 आया है, और सारवंतर d बराबर आया है। सॉरी, प्रथम पद a बराबर 1 आया है और सारवंतर d बराबर 2 आया है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आइए, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आज के, ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन जो हैं वो 6 नंबर के हैं, अर्थात ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा सा बारीकी अध्ययन करिए, और इसको आप लोग एक बार फिर से अपने लिए भी लगाइए, और आपका देखिए कि आपका आंसर जो है वो इस रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए, मैं इसको मिटा लिया हूँ और चल रहा हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। जी, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो ये रेलगाड़ी है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 180 किलोमीटर की, पहले तो आप समझ लीजिए कि दूरी दी गई है। डिस्टेंस कितना दिया गया है, दूरी कितनी दी गई है,
आपको दूरी जो है वो दी गई है 180 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी जो है 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर 180 किलोमीटर की वो दूरी तय करेगी तो उसका कुछ चाल होगा, उसका कुछ चाल होगा। तो हम मानते हैं कि माना लेट रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर। तो जब ये x किलोमीटर से चल रही है और इसको चलना कितना है, 180 किलोमीटर चलना है, तो 180 किलोमीटर चलने में कुछ उसके द्वारा समय भी लगेगा। तो एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते ही होंगे, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, या इसी को आप लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ऑफ टाइम, डिस्टेंस अपॉन ऑफ टाइम। तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन ऑफ स्पीड। तो हम मानते हैं कि जो ट्रेन है जब वो चलती है तो उसके द्वारा समय कितना लगता है, समय टाइम कितना लिख रहा है, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर अपॉन ऑफ स्पीड, स्पीड कितनी है x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आगे आपसे कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसकी नई चाल आएगी, नई स्पीड आएगी। तब क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल बराबर x प्लस 5 बढ़ा दिए, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसके द्वारा समय फिर से लगेगा, तो समय कितना लगा, समय t2 बराबर, देखिए डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी क्योंकि आपकी जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर जा रही है, बस आपका जो स्पीड है वो बढ़ा दिया गया। पहले स्पीड को x माना गया था, 5 और बढ़ा दिया गया तो x प्लस 5, x प्लस 5 हो गया। तो आपको जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन ऑफ स्पीड। तो डिस्टेंस आपका 180 है और स्पीड आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 5। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब अगर आप इस स्पीड के साथ जाते हैं, स्पीड मतलब यदि आप x प्लस 5 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से जाते हैं तो आपको आधे घंटे कम समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप आधे घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं। 180 किलोमीटर की दूरी जो तय की जाती है वो पहले वाली चाल के हिसाब से आप आधे घंटे पहले चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार क्या हुआ, T1 माइनस T2 बराबर हाफ। मतलब ये जो है आधा घंटा ज़्यादा लेती है और ये जो है आधा घंटा कम। यदि आप x किलोमीटर से चलेंगे स्पीड से तो आप आधे घंटे ज़्यादा लेंगे। तो वही मैंने कर दिया कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1/2। तो T1 की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन ऑफ x, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए, x ब्रैकेट में x प्लस 5, x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 का गुणा 180 में करेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं 180 ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 से कट गया, x का मल्टीप्लाई 180x इज इक्वल टू 1/2। 180 का मल्टीप्लाई x में तो 180x प्लस 18 180 है, एक गुणा 5 में करेंगे 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा माइनस 180x। और आप चाहें तो इनका नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का x में x स्क्वायर, x का 5 में 5x इज इक्वल टू 1/2। अगर आप ध्यान से देखें तो 180 कट जाएगा, क्यों कटेगा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और x स्क्वायर प्लस 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 9 दूनी 1800 आ जाएगा। 1800 को 75 कर लीजिए, तब आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये आपका क्या बना, द्विघात समीकरण बना। ऐसी दो संख्याएं सोचिए कि गुणा करें तो कितना आए
गुणा करें तो 1800 आए, और अगर घटा दूं तो कितना आए, घटा देते हैं तो ये आपका आ जाए 5। तो हमें लग रहा है कि शायद ये 40 और 45 होगी, 40 और 45 होगी। एक बार गुणा कर लीजिए, 0 0, 4 पंचे 20 की 0, 4 चौको 16, 2 18 जी, ये कितना होगी 40 और 45। 40 और कितना होगी 45। इसको भी मिटाए दे रहा हूँ, ये आपका कितना हो जाएगा, एक संख्या होगी 40 और दूसरी होगी 45। तो आप लिख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी वाली संख्या पहले लिख लीजिए 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। दोनों में x कॉमन ले लो तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लो तो x प्लस 45 बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिख लो x प्लस 45 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 40 बराबर 0। पहले को सॉल्व करिए तो x इज इक्वल टू माइनस 45। अब देखिए चाल यहाँ पास क्या आ गई आपकी, ऋणात्मक आ गई, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, निगलेक्ट, अमान्य। अमान्य ये हमारा कैसे हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो x इज इक्वल टू 40, ये पॉजिटिव आया, तो आपका जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, रेलगाड़ी की स्पीड है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यही आपकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है तथा व्यास जो है 2 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। क्वेश्चन में ये आपसे कहा गया कि एक गोलाकार बर्तन है, ये मान लीजिए एक गोलाकार बर्तन हो गया। इस गोलेकार बर्तन के ऊपर एक बेलन के आकार की गर्दन बनी हुई है, इस पर जो है बेलन की आकार की एक गर्दन बनी हुई है, ऐसे जो है बेलन के आकार की एक क्या बनी गई है, गर्दन बनी हुई है, अर्थात ये क्या है, एक प्रकार से आपका सुराही बन गया। तो आपसे कह क्या रहा है कि इस गर्दन की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, जो आपकी गर्दन है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और जो इसका व्यास है ये 2 सेंटीमीटर है, इसका ये पूरा व्यास, ये व्यास अर्थात ये व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। और आगे आपसे कह रहा है कि इस गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर, मतलब इसका भी व्यास दिया गया है, इसका भी डायमीटर दिया गया है, इसका भी व्यास दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। तो पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ऊपर बेलन बना तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ये बेलन का व्यास है, तो बेलन की त्रिज्या निकाल लीजिए। बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल r मान लो, 2 का आधा तो 1 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, गोलाकार व्यास है, तो गोला का भी त्रिज्या निकाल लो। गोले की त्रिज्या बराबर इसका भी आधा हो जाएगा, तो गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, मतलब आधा इधर आधा इधर, तो R ले लेंगे। तो 8.4 का आधा करोगे तो 4.2 सेंटीमीटर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कहा जा रहा है कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, तो जो पानी भरा जाएगा वो इसके आयतन के बराबर भरा जाएगा। जितना इस पात्र का आयतन होगा उतने इसमें पानी भरा जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा, तो बर्तन में पानी कितना भरा जाएगा, इसके आयतन के बराबर। बर्तन में
पानी की मात्रा बराबर कितना भरा जाएगा? ऊपर क्या है? ऊपर बेलन है, बेलन का आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस नीचे है गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो कैपिटल आर मैं लिख लेता हूं क्योंकि यहाँ पास मैंने इसको कैपिटल आर माना है। तो इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू दिया तो नहीं है, तो मैं 22/7 ही ले लेता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। तो आर बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की रेडियस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, या 2 बार लिख दो। इंटू एच, ऊंचाई कितनी है? 7 ही है, तो 7 प्लस 4/3, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसका क्यूब का मतलब 3 टाइम्स। तो इसका क्यूब कितना है? वैल्यू कितनी है? 4.2। तो इसका भी 3 बार मल्टीप्लाई करो। 4.3, 4.2, 4.2 कैंसिल करिए। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर गौर से देखा जाए तो ये इससे कैंसिल हो रहा है। 7 छंग 42, 0.6 बार में कैंसिल हुआ। और अगर फिर से आप इसको काटना चाहते हैं तो 3 दूनी 6, तो 0.2 बार में। तो 22 बचा, 1 बचा, 7 से 7 कट गया, 22 1 कम 22 हो गया, प्लस यहाँ पास कितना बचता है? 4। यहाँ पास कितना बचा? 4। 4 गुणते 22 गुणते ये कितना बचा? 0.2। तो ये हुआ है आपको 0.2 गुणते 4.4 गुणते 4.4। ये आपका 22 हो गया, प्लस इन चारों का पांचों का आप गुणा कर लो। तो ये कितना है आपका? 22, 22 चौको 88, और ये है कितना? 0.2, और आगे कितना है? 4.2 गुणते 4.2। तो 4.2 का आप क्या करिए? पहले 2 बार गुणा कर लीजिए। 4.2 को हम लिख सकते हैं 44, और 44 इसको लिख सकते हैं 40। 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 16 1 17। कितना जोड़े कितना घटाएं? 2 जोड़े 2 घटाएं, तो 2 अंकों पे दशमलव है, तो ये हो जाएगा 17.6। इन दोनों का जो गुणा है वो आएगा 17.64, और आगे में गुणा कितने करना है? 0.2 का। तो 17.64 गुणते 0.2। 2 चौके 8, 2 छंग 12 की 2, हासिलाएँ 1, कैरियाँ 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, 2 1 कम 2, 2 1 3, 1 2 3, 3 अंकों पे कितना हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। ये कितने अंकों पे हो जाएगा? 3 अंकों पे दशमलव, मतलब पूरे दशमलव का जो गुणा है वो कितना आया? 3.582। फिर उसकी 88 से गुणा करा दो। 3.582 का किससे गुणा करा दीजिए? 88 से भी करा दीजिए। तो 88 से कराएंगे, 8 8 64 की 4, 6 आया, 8 दूनी 16, 16 6 22 का 2 आया, हासिल आए 2, 8 5 40, 2 42, हासिल कितना आया? 4, 8 3 24, 24 4 28। वही संख्या फिर से लिख दीजिए, जोड़िए 4 4 2 6, 2 2 4, 8 2 10 का 0, 8 2 10 11 3। कितने अंकों पे दशमलव? 1 2 3, 1 2 3, 3 अंकों पे दशमलव। इसका मतलब ये हुआ कि ये 22 प्लस ये कितना है? 310.464। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आएगा 464। 0 में 2 जुड़ेगा 2, 1 में 2 जुड़ेगा 3, और ये कितना हो जाएगा? 3। तो जो पानी का आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा? 332.464 ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग दे दीजिए, तब ये कितना आ जाएगा? 0.332 लीटर। अगर आप इसकी वैल्यू जो है लीटर में निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 0.332 लीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ।
आइए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो बोर्ड में 6 नंबर का आया हुआ है। ये सारे आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आएंगे मेरे वीडियो में, सभी क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर की ही रहेंगे। तो इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है 2024 के हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं 2024 के बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो माध्यक चैप्टर से लिया गया है, सांख्यिकी चैप्टर से है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का माध्यक आपको ज्ञात करना है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 से 60 और उनकी बारंबारता दिया गया है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, क्लास इंटरवल। क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और दिया गया है 50 से 60। फिर इसके बाद दिया गया है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। बारंबारता फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? फ्रीक्वेंसी 5, 8, 20, 5, 8 और 20, सॉरी 20 दिया गया है, 12 लिख दिया हूँ। 5, 8, 20 और क्या दिया गया है? 15, 7, 5। 15, 7 और 5। तो देखिए आपको इसमें दो चीज दिया रहता है, एक वर्ग अंतराल दिया रहता है और दूसरा दिया रहता है बारंबारता, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो आप इसकी संचयी बारंबारता निकालें। संचयी बारंबारता क्या होती है? एक एक क्रमागत का योगफल। संचयी बारंबारता, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, CF। तो संचयी बारंबारता पहले इसको लिख लीजिए, ये 5 है, फिर इनको ऐसे जोड़ते चले जाइए। 5 में 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 20 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33 में 15 जोड़ेंगे 5, 3, 8, 3, 1, 4, 48 हो जाएगा, 48 में 7 जोड़िए 55 हो जाएगा, और 55 में 5 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इन सभी का जो योगफल आया वो कितना आया? 60 आया। ये आपका कितना आया? 60 आया। आगे आगे आपको हो जाएगा, ये देखिए ये 60 आया, इसको भी आप जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा। तो सबसे पहले हमको इनका निकालना क्या रहता है? CF और F। तो CF कैसे निकलेगा? CF निकलेगा, पहले आप इसका n/2 निकाल लो, n/2। तो n की वैल्यू कितनी आई है? 60 आई है। 60/2 बराबर 30। ये कितना आया? 30। अब इसमें आप देखिए संचयी बारंबारता में कि 30 आपका किस में आएगा। इसमें जो है 5 तक की वैल्यू आएगी, इसमें जो है 13 तक की आएगी, और इसमें कहाँ तक की आएगी? 13 से ज्यादा की और 33 तक की वैल्यू इसमें आएगी। अर्थात जो आपका 30 है वो आपका किस में आएगा? 33 में ही आएगा। तो जो आपके 33 के जस्ट सामने लिखी रहेगी वो आपकी F होगी, जो उसके जस्ट ऊपर लिखी रहेगी वो क्या होगी? CF होगी। और यहाँ का बिंदु जो है आपका क्या होगा? L होगा, और इन दोनों का गैप जो है वो क्या होगा? H होगा। तो आइए हम इनको लिख लेते हैं कि हमारा F इज इक्वल टू कितना आ गया? F इज इक्वल टू आ गया 20, और CF इज इक्वल टू कितना आ गया? CF इज इक्वल टू 13 आ गया, और L या L1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया, और दोनों का गैप कितना आ गया? 10 आ गया। तो आइए इसके माध्यक के फार्मूला को लिखते हैं। माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक का आपका फार्मूला होता है, माध्यक m बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। सारी वैल्यू इस पे रख दीजिए, तो m बराबर हो जाएगा L की वैल्यू कितनी है? 20, या L1 की वैल्यू 20, n/2 की वैल्यू 60, 60 में 2 से भाग दिए 30 आया, माइनस CF की वैल्यू कितनी आई है? 13/F की वैल्यू कितनी आई है? 20,
इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है दोनों का गैप 10, तो यम बराबर हो जाएगा 20 प्लस 13 में से 30 में से 13 घटेगा 17 आ जाएगा, बटे में 20 है और गुणते में 10 है, 10 से 20 दो बार में कट जाएगा, 2 से 17 को काट दो तो यम बराबर हो जाएगा 20 प्लस 2 से 17 को काटोगे 2 अठे 16, 2 पंचे 10, तो यम बराबर आपका आ जाएगा 20 8 28, 28.5। जो आपकी माध्यिका आएगी, जो आपका माध्यक आएगा वो कितना आएगा, 28.5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आपको हल करना है। इसमें मेथड नहीं दिया हुआ है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो जब इसमें मेथड नहीं दिया गया है तो आप उसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको समीकरण दिया गया है, आपको समीकरण दिया गया है, दिया गया समीकरण, दो ठे आपको समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो 4 को हम उधर कर लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा। और आगे आपको दूसरा दिया गया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया है, 2y प्लस 7 दिया है। अगर आप इसको 9x से अगर x की वैल्यू निकाल करके रखना चाहें तो भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप जो 2y है इसको पक्षांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर में 7। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें कि अगर मैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दूं तो x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं कि समीकरण 1 मल्टीप्लाई 3 और माइनस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करिए, पूरे में 3 का गुणा, तो 3 का गुणा 3x में करोगे 9x आएगा, 3 का गुणा 5 में करोगे तो 15y आएगा, 3 का गुणा 4 में करोगे तो 12 आएगा। और समीकरण 2 क्या दिया गया है, 9x माइनस 2y और बराबर में 7 दिया गया है। तो अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये 9x कैंसिल हो जाएंगे। 15y में से जब आपका 2y घटेगा तो ये कितने y आ जाएगा, 13y आ जाएगा। और 12 में से अगर आपका 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5/13। y की वैल्यू कितनी आई, माइनस 5/13। y का मान चाहिए आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपका x की वैल्यू मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू वाई, तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस 5/13 इज इक्वल टू में कितना है, 4। तो ये आप लिख लो 3x, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 25/13 बराबर 4, 25/13 का पक्षांतर कर दो तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, यह हो जाएगा 3x बराबर 13 चौको 52 माइनस 25/13, या आगे आप इसको लिख सकते हो 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे 27, 27/13, 3 से 27 को काट दो 9 आएगा, तो x बराबर 9/13। तो आपका x और y की वैल्यू आया, x इज इक्वल टू आया 9/13, x बराबर कितना आया 9/13 और y बराबर कितना आया माइनस 5/13, माइनस 5/13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगला क्वेश्चन।
ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो अंकों की एक संख्या एवं इनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल जो है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या है। तो सिंपल सी बात है, उसमें कुछ इकाई होगा और कुछ दहाई होगा। तो आइए हम इनका मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक बराबर x। तो जो आपकी संख्या होगी, जो आपका नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि दहाई का अर्थ ही होता है 10। तो जो आपकी संख्या होगी वो हमने कितना मान लिया 10x प्लस वाई। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों को उलटने पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है कि ये दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या आप लिख लीजिए। फिर उससे आपसे कह रहा है कि इनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। अब इनको आपस में पलट दीजिए, इकाई को दहाई के स्थान पे कर दीजिए और दहाई को इकाई के स्थान पे कर दीजिए। तब ये आपका कितना हो जाएगा 10y प्लस x, और इनका योगफल कितना है दोनों का 66। तो 10x में एक x और जुड़ जाएगा तो 11x प्लस 10y में एक y और जुड़ जाएगा तो 11y बराबर 66। सभी संख्याएं 11 से कट रही हैं तो 11 से काट दीजिए। तो x प्लस y बराबर 11 छक्के 66, 6 बार में ये कट गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ये था क्या अंकों का योगफल। फिर आगे आपसे कह रहा है तथा संख्या का जो अंतर है वो 2 है। संख्या का अंतर जो है वो कितना है 2 है। तो अंकों का अंतर जो दिया गया है, अंकों का जो अंतर है, अर्थात जो इनकी संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है। इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो कितना है 2 है। तो x माइनस वाई बराबर 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 2। इसको समीकरण नहीं, x माइनस वाई बराबर आप 2 ही लिए रहिए, इसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, कट जाएगा और जुड़ भी जाएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड, x में x आप जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से भाग दे दो तो x बराबर 4 आया। और जैसे ही आपका x बराबर 4 आया, अगर आप यहाँ 4 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 या y बराबर 2। y बराबर कितना आया 2 आया। तो आपकी जो संख्या है वो आप निकाल लीजिए। तो आपकी संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर कितना लिखा है 10x प्लस वाई। तो x की वैल्यू है 4, तो 4 रखेंगे, 10 चौको 40 और y जोड़ देंगे तो 40 2 42। तो जो आपकी संख्या है वो कितनी आ जाएगी 42। कितनी आ जाएगी 42। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इनको देख भी सकते हैं कि दो अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल जो है वो इनको पलटेंगे तो 42 को पलटेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 42 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना है 2। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो सही है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, वो ऊंचाई और दूरी चैप्टर से है। ऊंचाई और दूरी चैप्टर से है। तो उसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है तथा भवन के पाद का
अवनमन कोण जो है वो 45 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई जो है 5 ब्रैकेट में 3 धन अंडर रूट 3, तो मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दिया गया है। हाइट ऑफ टेम्पल जो है मंदिर की ऊंचाई कितना दिया गया है 15 मीटर, और दूसरी ओर सड़क के दूसरी ओर एक भवन है, एक क्या है भवन है, दूसरी ओर बने भवन, इधर भवन बना है, ये ऊंचाई भवन है, ये मंदिर का शिखर हो गया, मंदिर का टॉप हो गया, ये भवन का टॉप हो गया। तो ये कहते क्या हैं कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ पास जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है 30 अंश का बन रहा है। कितने अंश का 30 अंश का। और आपसे कहा जा रहा है कि तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यहीं से जब आप नीचे की ओर भवन के पाद में देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बन रहा है 45 अंश का बन रहा है। कितने अंश का 45 अंश का। तो इनको हम मिला देते हैं, इसको भी ऐसे मिला देते हैं। तो इनको अब अगर हम इनके शीर्ष बिंदु ले लेते हैं A, B, C, D और E, तो आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो पूरा भवन है, इसकी जो ऊंचाई आएगी वो है h बराबर 5 ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है कि ये जो पूरा भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है h बराबर 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम ये हाइट जो है हमारी 15 है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा भी जो होगी वो कितना हो जाएगी 15। और अगर मैं इसे पूरा h माना हूं तो ये जो ऊपर की हाइट है ये हो जाएगी h माइनस 15। B से C तक की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी h माइनस 15। तो आइए एक बार हम समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में ये आपका लंब है, ये आधार है, तो ये आपका कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा BC और आधार कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप यक्स भी मान सकते हैं कि E से D तक यक्स है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, BC है h माइनस 15 और AB कितना है x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x का मल्टीप्लाई x में 1 आया और इसका मल्टीप्लाई √3 ब्रैकेट में h माइनस 15। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फिर आप दूसरा समीकरण ले लीजिए जिस पे 45 अंश का कोण बन रहा है DEA में। समकोण त्रिभुज DEA में, तो जब DEA लेंगे तो ये 45 अंश बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा tan 45 अंश बराबर लंब आपका 15 ही रहेगा, परपेंडिकुलर 15 ही रहेगा और जो इसका बेस है वो x हो जाएगा। 45 अंश की वैल्यू 1 होता है तो 1 बराबर 15/x, या आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x बराबर 15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आधार है अर्थात जो मंदिर से भवन की दूरी है, धरातल की जो दूरी है वो कितना आया 15 मीटर। तो हमको करना क्या है कि हमको h की वैल्यू निकालना है, ये पूरा h। तो समीकरण इसको आप 2 मान लीजिए और समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर आप x का मान रखेंगे तो ये है क्या x, तो x का मान है 15, बराबर में क्या लिखा है √3, फिर आगे भी है आपका ब्रैकेट में h माइनस 15। अब आप इससे √3 को काट भी सकते हो, आप 15 को लिख सकते हो 5 √3 इंटू √3 बराबर √3 ब्रैकेट में h माइनस 15, या आप 15/√3 भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 √3 बराबर h माइनस 15। इस माइनस 15 को पक्षांतर कर दीजिए तो इधर आएगा तो h बराबर हो जाएगा 5 √3 प्लस 15।
अब इन दोनों से आप 5 को कॉमन ले लीजिए। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा और 5 तिहाई यहाँ कितना बचेगा 15। अब इसी को आप आगे पीछे लिख दीजिए तो h बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 3 पहले लिख दीजिए और √3 को पीछे लिख दीजिए। तो यही हमको प्रूव करना था कि जो हमारा भवन है उसकी ऊंचाई है कितना, h बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर 3 + √3 किसमें, मीटर में। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो भाइयों और बहनों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8वां था। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं और क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो आपकी वृत्त की त्रिज्या दी गई है, रेडियस दी गई है, वो 21 सेंटीमीटर दी गई है और जो उसके द्वारा त्रिज्यखंड काटा जाता है वो कितने अंश पे काटा जा रहा है, 60 अंश पे काटा जा रहा है। तो मैं इसको बनाए ले रहा हूँ फिगर के अकॉर्डिंग। हम मानते हैं कि ये जो है 60 अंश का काटा गया और जो इसका केंद्र पर आंतरित कोण है वो कितने अंश है, 60 अंश है। इसको O मान लेता हूँ और इसकी जो रेडियस दी गई है वो कितना दी गई है, 21 सेंटीमीटर। चाहे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मान लो ये A है ये B है, तो इस वृत्त में से यही त्रिज्यखंड काट लिया गया। तो इसी त्रिज्यखंड का आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr का स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 ही है। तो 60 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख लो और जो आर की वैल्यू दिया गया है वो 21 दिया गया है। तो 21 गुणते 21 इसको कैंसिल कर डालिए। 60 से 360 को काटेंगे तो 6 आएगा और 7 से 21 को काटेंगे तो 3 आएगा। 3 से फिर 6 को, या बार बार ना काटिए, अभी रुक जाता हूँ। 60 से 360 को काटा 6 आया और 7 से 21 को काटा तो कितना आया, 3 आया। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं कैसे कैसे काट दिया। तो यहाँ कितना बचा, 1/6 ऊपर 1 बचा नीचे 6, ये कितना बचा 22 और आगे कितना बचता है 3 और उसके भी आगे कितना है 21। तो 3 से 6 को काटो 2 टाइम्स में, 2 से 22 को काट दो 11 बार में, तो आपका आगे हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 11 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई 11 में 11 और यहाँ कितना बचेगा 21 बचेगा। 11 को मल्टीप्लाई करो तो 11 में 1 आया, कैरी भी 1 आया, 11 2 22 में 1 जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा। तो जो आपका ये त्रिज्यखंड, ये जो क्षेत्रफल काटा गया है ये पूरा इतने का जो आपका एरिया आया है वो कितना आया है, 231 मीटर स्क्वायर। तो ये आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आइए अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के हैं, आप लोग इन सबको सॉल्व करिएगा और आने वाली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से एक नए दमदार क्वेश्चन के साथ लाइव आकर के आप लोगों को फिर से एक बार जोरदार क्लास की ओर ले चलूँगा। तब से पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में कितना है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से लिया गया है।
6 नंबर का क्वेश्चन है, 2024 के बोर्ड में आया हुआ है। मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 10 दिया है अपने सीरियल्स में। ये लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए की वैल्यू प्रूव करनी है 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए। इस टाइप के क्वेश्चन में किया क्या जाता है कि चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करिए या राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करिए, या हो सके तो दोनों सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप दोनों भी सॉल्व कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, और अगर आप राइट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। तो आइए मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन में, आगे आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक ए जो होता है उसको आप लिख सकते हो 1/sin ए, और माइनस में भी दिया है साइन ए, और आगे सेक ए को लिख सकते हो 1/cos ए, और माइनस कितना दिया है cos ए। तो साइन का अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ साइन ए, इंटू इसी तरह कास का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपॉन ऑफ कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी एक सर्वसमिका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहां से अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू देखेंगे तो ये किसकी है, कास स्क्वायर ए की है, और नीचे कितना है, साइन ए है। इसी तरह अगर आप इधर देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर ए की, और नीचे कितना है, कॉस ए। अब आकर अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन ऑफ कैंसिल होने के बाद कितना बचता है, 1। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इनको लिख दिया, और नीचे कितना लिख दिया, 1। इस 1 को आप लिख सकते हो, इसी 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। तो इसको मैंने लिख दिया कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन ऑफ 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। अब इनको जो है बारी बारी से दोनों पे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो क्या जाएगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन ऑफ, जैसे साइन पे आप ले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, बीच का साइन प्लस, और आगे लिखा है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस पे भी ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो आगे आपका ऊपर 1 है, एक साइन यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन ए और नीचे बचेगा कॉस ए, प्लस इसी तरह एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका कॉस बचेगा और नीचे कितना बचेगा, साइन ए। तो आगे आप लिख सकते हो 1 अपॉन ऑफ साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, tan ए, और कॉस बाई साइन का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, कॉट ए। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड जो है आ चुका है। तो यही आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। तो भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए अपने जो बोर्ड में आए हुए 2024 के बोर्ड में आए हुए टॉप 10 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 6 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज मैंने अपने क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।